तो दोस्तों हम लोग आज 12th क्लास का फिजिक्स देखेंगे। 12th का फिजिक्स देखेंगे जिसमें आपका 50 MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है अचर रहता है और चौथा ऑप्शन है बढ़ या घट जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हो जाता है Na+ और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 10। तो यहाँ पर इसकी संख्या 11 है, यहाँ हो गई इसकी 10, यानी कि परमाणु संख्या घट गया। और जब परमाणु संख्या घट गया तो इसका द्रव्यमान भी घट जाएगा। उसी तरह हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17 और ये क्या कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर आता है माइनस चार्ज और इसकी परमाणु संख्या होती है 18। तो यहाँ इसकी परमाणु संख्या 17 से 18 हो गया और 17 से 18 हो गया, इसका मतलब कि इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि अगर हमसे अब ये पूछा जाए कि किसी परमाणु को धनावेशित करने पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम धनावेशित कर रहे हैं, तो धनावेशित करने पर उसका जो द्रव्यमान है वो घट जाएगा। अगर उसको हम ऋणावेशित कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है, ठीक है ना। यहाँ पर धनावेशित या ऋणावेशित की चर्चा नहीं की गई है। तो उसका द्रव्यमान आप देख रहे हैं, आवेशित करने पर ये भी आवेश है, भी आवेश है, तो घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर वैद्युत फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन दिया आपका 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बी नंबर ऑप्शन है 36 पाई × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सी नंबर है 36 पाई × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डी नंबर है 36 पाई × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके चार्ज को लिख लेंगे। तो यहाँ पर Q जो मौजूद है, आवेश जो है वो कितना है यहाँ पर, तो आवेश आप देख रहे हैं कि आवेश की मात्रा यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है। तो 10 × माइक्रो में 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो फाइनली निकल के आ जाएगा 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10⁻⁻5 कूलम। तो 10⁻⁻5 कूलम आ गया है। अब हमें क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना है। तो फाई बराबर वाट और फाई का फॉर्मूला होता है Q/ε0। फाई बराबर होता है आपका Q/ε0, ठीक है। तो Q/ε0 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम Q/ε0 में 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पाई से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पाई से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो फाइनली ये आपका हो जाएगा
4π/Q बटा 4πε0। ठीक है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 गुने 4π/Q। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 4π इंटू Q का मान हमें मालूम है। Q का मान हमारे पास है, Q का मान हमारे पास है कितना? Q का मान हमारे पास, तो Q का मान हमारे पास है 10 के पावर -5 कूलम। ठीक है, तो इस Q के वैल्यू को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ रखेंगे 10 के पावर -5। ठीक है, तो ये 9 में 4 से गुना करिए तो 36 पाई गुने 10 के पावर, ये 9 प्लस है, ये 5 माइनस है, घटा दीजिए 4 कूलम। तो आ गया आपका 36 पाई गुने 10 के पावर 4 कूलम। ठीक है, अब आइए देखते हैं आंसर कौन सा है। तो आंसर है 36 पाई गुने 10 के पावर 4। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये हम बना रहे हैं गोला। ठीक है, और ये हो गया गोला आपका। ये जो गोला है आपका, ये वाला हिस्सा है आपका इसमें, लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये खाली है, खोखला है। तो अगर हमें यहाँ पर चार्ज को, आवेश को गुजारते भी हैं तो ये आवेश ये गुजर जाएंगे, लेकिन बीच में एयर है, यहाँ हवा है, तो एयर के कारण एयर विद्युत का कुचालक होता है, तो यहाँ पर इसका कोई असर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान 0 होगा, चार्ज का भी मान 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का मान, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों का मान यहाँ पर 0 होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खोखले गोले के जो अंदर है वो हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका एवं संगणक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होगा। तो हम लोग ये बनाते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो इस पर हमने मान लीजिए प्लस चार्ज दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए कि 3 कूलम चार्ज है या 4 कूलम चार्ज है, तो ये वाला प्रेरित करता है इस दूसरे साइड को, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर ये 4 कूलम है तो ये भी 4 ही कूलम होगा। ये वाला इस प्लेट को प्रेरित करेगा, इस हिस्से को, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा प्रेरण से, तो ये 4 कूलम होगा, तो चार्ज बराबर होंगे। तो ये एक जो पट्टी है इसमें संग्राहक है और एक आपका संघनक है। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि +4 कूलम है और यहाँ पर -4 कूलम है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद इसका मान जो है 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, ऑप्शन दिया है 1 जूल, 1 जूल पर कूलम, या 1 कूलम पर जूल, या 1 कूलम कितना होता है 1 वोल्ट बराबर। ठीक है, तो हम 1 वोल्ट को काउंटिंग करेंगे कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है वोल्ट विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, तो विभव बराबर आ गया कार्य बटा
आवेश आ गया तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। यानी कि 1 वोल्ट बराबर निकल के आ गया 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट बराबर निकल के आ गया 1 जूल पर कूलम। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में दिया है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरड प्राप्त करने के लिए प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरड प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैरड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। मतलब आपको 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दे दिया गया है और उसे आपको जोड़ना है। या तो आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़िए या समानांतर क्रम में जोड़िए और जोड़ करके आपको मंगा देना है 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हमारे पास जो चाहे एक कैपेसिटर ले चाहे कितना ही कैपेसिटर लें, वो दो ही का है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 कैपेसिटर लेते हैं। C1 बराबर C2 है और इसका मान आपको मालूम है कि जितना कैपेसिटर लेंगे सबका मान आपका 2 माइक्रोफैरड ही है। अब इन दोनों को C1 एवं C2 को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो जब इनको समानांतर क्रम में हम जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C' बराबर C1 प्लस C2। तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो फाइनली निकल के आ गया 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हमने 2 कैपेसिटर लिया तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर और ले लेते हैं, C3 ले लेते हैं और C4 ले लेते हैं। और इसका मान तो आपको मालूम ही है कि मान इसका नहीं बदलेगा, 2 ही है, 2 माइक्रोफैरड ले लिया। इस बार हमने क्या किया, C3 एवं C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इस पर। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C डबल डैश बराबर 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, अभी आएगा आपका। अब मान रखिए इसका, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर LCM 2, तो 1 + 1 2/2 काट दिए तो 1 आ गया। तो फाइनली जब इनको हम जोड़ देंगे अंततः C' प्लस C डबल डैश, तो ये C' आया 4 माइक्रोफैरड या 1 माइक्रोफैरड, तो आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तो 5 माइक्रोफैरड मंगाने के लिए हमने कितने कैपेसिटर यूज किए, आप देख रहे हैं। कैपेसिटर 1 हमने कितना कैपेसिटर यूज किया, 1 2 3 4। तो 4 कैपेसिटर को अगर हम यूज करते हैं तो हम जो प्रभावी धारिता है 5 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड हमको मंगाना था, ये हम लोग मंगा दिए। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 कैपेसिटर है, C1 C2 और C3। हमने बराबर क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक की जो धारिता है वह C है। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर है, C1 C2 C3 और प्रत्येक की धारिता C है। अब इनको जोड़ना है हमको श्रेणी क्रम में। ठीक है, लिखेंगे C1 C2 एवं C3 को श्रेणी क्रम में। ठीक है, इन सबको हम लोग श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं।
तो जब इनको श्रेणी क्रम में मेट करेंगे तो हो जाएगा 1/c' बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो ये फाइनली निकल के आ जाएगा आपका 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो C कैल्शियम C हो जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3/c। ठीक है, तो 1/c' बराबर निकल के आ गया 3/c। इसको पलट दीजिए तो C' बराबर आ जाएगा C/3। देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोडिंग है जिसको याद करना पड़ता है। किताब में दिया है आपका गोल्ड वियर नेकलेस करके ऐसे करके कुछ दिया है। हमने अपने से इसको निकाला है तो उसको हम आपको बताएंगे कि आप उसी से इसको याद रखें। और आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और हमने इसका जो कोडिंग है वह किया है का भूला ना पीह निबैधु श्वेत स्वर्ण रजत। ठीक है, ये हमने अपने सेट किया। अब यहाँ पर नाम जान लीजिए, नाम क्या होगा। का से काला, हु से भूरा, ला से लाल, का से काला, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, बै से बैगनी, धू से धूसर, श्वेत स्वर्ण रजत। अब यहाँ पर इनका जो कोडिंग है वो काला का होता है 0, भूरा का 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्वर्ण का 9। इनका नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ट्रिक क्या है कि का भूला ना पीह नी बैधु श्वेत स्वर्ण रजत। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर दीजिए, आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए ला से लाल रंग का कोड क्या है 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका C नंबर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत जो प्रतिरोध होता है वो 50,000 ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में कह रहा है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह है। तो हीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर टंगस्टन है, तो टंगस्टन का इस्तेमाल बल्ब में होता है और नाइक्रोम का इस्तेमाल हीटर में किया जाता है। हीटर में हो गया, आयरन में हो गया, कपड़ा प्रेस करने वाला इसमें किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा D नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 में दिया है कि 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पावर जो देख रहे हैं, पहले बल्ब का जो पावर है वह 60 वाट है, दूसरे बल्ब का जो पावर है वह 40 वाट है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, P1 एवं P2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, P1 एवं P2 को हमने श्रेणी क्रम में ले लिया। तो जब इनको हम श्रेणी क्रम में लेंगे तो ये हो जाएगा 1/P' बराबर
1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है। तो 1/P1 का मान है 60 और इसका मान है 40, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 120 आ जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे 2 बार में और 40 से 3 बार में, तो ये आ गया 5/120। घटा देंगे वो एक 1 टाइम में और ये 5 से 24 बार में, तो 1/P डैश बराबर आ गया 1/24। तो इसको पलट दीजिए तो P डैश बराबर आ जाएगा 24 वाट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है 24 वाट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करेंगे। 12 में दिया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति है। विद्युत परिपथ की शक्ति है, क्या है शक्ति, ठीक है। तो आइए विद्युत परिपथ की शक्ति को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन दिया है V इंटू आर, बी स्क्वायर इंटू आर, बी स्क्वायर बाई आर, बी स्क्वायर आर इंटू आई दिया है आपका। तो पावर बराबर फार्मूला होता है P बराबर वी आई, ठीक है। P बराबर वी आई, और ये फार्मूला है आपका कि V बराबर आई आर, ठीक है। यहाँ से अगर हम I को यहाँ रखते हैं, R को इधर भेजते हैं तो जाएगा V, R को इधर भेज दीजिए तो V/R, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो P बराबर V इंटू I के जगह पर हम ये मान रखेंगे। तो I के जगह पर जब ये मान रखेंगे हम लोग तो जाएगा तो V/R, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए इसको, तो P बराबर V इंटू V, तो V स्क्वायर बटा R, तो V स्क्वायर बटा R आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 में दिया है व्हीटस्टोन सेतु तुलना करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिसमें 3 प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात होगा, चौथा प्रतिरोध नहीं ज्ञात होगा, जिसका मान आपको निकालना होता है। इसका एक ब्रिज है, P/Q करके R/S करके दिया है। तो व्हीटस्टोन सेतु से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान फाइंड करते हैं। व्हीटस्टोन, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, व्हीटस्टोन सेतु से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु से हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिरोध फाइंड करेंगे, ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु से हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो 14 में दिया है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, दूसरा है धारा घटाना चाहिए, तीसरा है धारा बढ़ाना चाहिए, चौथा है लंबाई घटाना चाहिए। तो ये हो गया आपका वायर, ठीक है। अब ये वायर के जो अंदर है ये पतले पतले तार होते हैं, इनको ही अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहा जाता है। तो इसमें अगर इसकी मोटाई अगर बढ़ती है, ठीक है ना, ये जितना मोटा होगा अंदर वाला वायर, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अगर मोटा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, और जब धारा का मान बढ़ जाएगा तो उस विभव मापी की जो संवेदनशीलता है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में दिया है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आदर्श इसको क्यों बोला गया, आदर्श इसलिए बोला गया कि काफ़ी ये बेहतरीन काम करता है, ये ज़्यादा वोल्टेज को खपत नहीं करता, इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने का सूत्र है।
तो ऑप्शन दिया है एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस बी इंटू बी। दूसरा है एफ बराबर क्यू इंटू ई माइनस बी क्रॉस बी, ऐसे करके ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसको हम पहले समझते हैं कि लॉरेंस बल आखिर है क्या। तो सिंपल भाषा में समझिए लॉरेंस बल को कि ये एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया है और इस एरिया में यहाँ पर कोई चार्ज है। ठीक है, चार्ज है और यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र ई भी मौजूद है और चुंबकीय क्षेत्र बी भी मौजूद है। इस एरिया में विद्युतीय क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो विद्युतीय क्षेत्र भी अपना प्रभाव इस आवेश पर डाल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी अपना प्रभाव इस आवेश पर डाल रहा है। तो इस आवेश पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है, उसी नेट फोर्स को लॉरेंस बल के नाम से जाना जाता है। तो उस नेट फोर्स का नाम रख दिया गया एफ। अब इस पे जो नेट फोर्स है एफ है, ये एफ किसके किसके द्वारा लग रहा है, तो ये लग रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रहा है, तो इसको ई से इंडिकेट कर दिए। और दूसरा जो फोर्स है वो मैग्नेट के द्वारा लग रहा है, तो इसको बी से इंडिकेट कर दिए। तो लॉरेंस बल का फॉर्मूला निकल के आ गया एफ बराबर एफ ई प्लस एफ पी। ठीक है, साथ ही एफ ई विद्युतीय क्षेत्र में जो लगने वाला जो बल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, एक मैग्नेटिक क्षेत्र में लगने वाला जो बल है उसका जो फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूला को हम यहाँ पर रखेंगे तो एफ ई के जगह लगते हैं क्यू इंटू ई प्लस एफ बी का रखेंगे तो क्यू इंटू बी क्रॉस पी रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो हम क्यू को कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद बचेगा ई प्लस भी क्रॉस पी। ठीक है, तो ये आ गया लॉरेंस बल। ये भी लॉरेंस बल है, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार करेंगे तो आपका आ गया एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब तो हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है आपका ए नंबर, एफ बराबर ई क्यू इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी। तो हमारा ए हो जाएगा ए नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। 17 में कह रहा है कि लोहा होता है। तो लोहा कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, या लौह चुंबकीय है या अचुंबकीय है। ठीक है, तो लोहा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो जिसमें लोहे का अंश है वो सभी चीज़ें लौह चुंबकीय पदार्थ होती हैं। जिसमें लोहा का अंश होगा वो लौह चुंबकीय है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि लौह चुंबकीय कौन कौन से हैं। तो लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है, निकेल है लौह चुंबकीय पदार्थ है, इस्पात है, इस्पात में भी लोहे की मात्रा होती है तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट है, ये भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसके अलावा निकेल, इस्पात और कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 में दिया है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर होगा, स्थिर रहेगा माने परिवर्तन नहीं होगा, या बढ़ेगा या घटेगा। चौथा ऑप्शन नॉन है माने कोई नहीं। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया हमारी पृथ्वी। ठीक है, और ये हो गया इसका ध्रुव। ऊपर वाला जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव है, तो इसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ एक रेखा है। ठीक है, तो ये हो गया ध्रुव और ये रेखा जो है इस रेखा को विषुवतीय रेखा कहेंगे। ठीक है, तो नमन कोण कहिए चाहे नति कोण कहिए। ठीक है, नमन कोण को नमन कोण है। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं नति कोण। तो ध्रुव पर नमन कोण का जो मान है, ध्रुव पर
नमन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री होता है और विषुवतीय रेखा पर इसका जो मान है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि हम लोग को कहाँ जाना है, तो हम लोग को जाना है उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा पर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से कहाँ जाना है हम लोग को, तो विषुवतीय रेखा पर जाना है। तो उत्तरी ध्रुव पर 90 है और जब विषुवतीय रेखा पर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो मान घटेगा, घटते घटते कहाँ पहुँचेगा, तो घटते घटते ये 0 पे पहुँचेगा। ठीक है, तो यानी कि ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से अगर हम विषुवतीय रेखा की तरफ चलते हैं तो नति कोण या नमन कोण का जो मान है वो घटकर 0 हो जाएगा, यानी कि घटता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे, इससे और भी ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि नति कोण का मान ध्रुव पर कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। पूछ लिया जाए कि विषुवतीय रेखा पर कितना होता है, तो विषुवतीय रेखा पर 0 डिग्री होता है। ठीक है, ध्रुव पर 90 डिग्री, विषुवतीय रेखा पर 0 डिग्री। फिर इसका अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि अगर हम विषुवतीय रेखा से अगर ध्रुव की तरफ चलें तो कोण का मान कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ देखिए 0 से इधर बढ़ रहा है 90 की तरफ, यानी कि यहाँ बढ़ेगा। तो इस तरह से घुमा करके आपसे इससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कलांतर होता है वह कितना होता है। तो इसके अगर हम कलांतर की बात करें, ठीक है, तो एक रेखा हो गया और यहाँ से ये गुजर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र है और एक ऐसे गुजर रहा है आपका। ठीक है, और इनके बीच में जो ये रेखा होता है ये, ठीक है, तो ये जो रेखा हम ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, वो 90 डिग्री का बनता है। तो याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ये दोनों मिल करके ये आपका मैग्नेटिक है और ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है। तो इनके बीच के जो कला का जो अंश है, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर। अब यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव कर रहा है, तो ऊष्मीय प्रभाव तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मीय प्रभाव पर आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया, इस्त्री हो गया, ये सभी काम करता है। दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो ये प्रेरण के सिद्धांत पे ही डायनेमो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक है, अमेरिका के एक भौतिकविद थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है जोसेफ, जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ हेनरी। ठीक है ना, तो अमेरिका के ये वैज्ञानिक हैं जोसेफ हेनरी, इन्होंने ही स्वप्रेरकत्व की खोज की थी। ठीक है, तो इनके सम्मान में स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी रख दिया गया। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। 22 में कह रहा है कि एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी धारा, नहीं आभासी वोल्टता होगा, यहाँ पर ये धारा नहीं होनी चाहिए, तो इसकी जो आभासी वोल्टता है वह कितनी होगी। ठीक है, अब आइए इसके आभासी वोल्टता को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आभासी धारा बराबर शिखर धारा, आभासी धारा बराबर शिखर धारा /√2। ठीक है, तो ये देखिए शिखर वोल्टता दे रहा है 400, यहाँ शिखर वोल्टता दे रहा है कितना, तो 440 वोल्ट। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर हम रखेंगे
440 बटा √2। ठीक है, इसका रेशनलाइज कर लेंगे तो 440 बाई √2, √2 परमीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 440 √2 और √2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, काट दीजिए इसे तो हो जाएगा 220। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया कितना, तो 220 √2 वोल्ट। ठीक है, 220 √2 वोल्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर सी 220 √2 वोल्ट आपका दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आभासी धारा है। अभी हम लोग पढ़े अभी हम लोग देखें यहाँ पर फॉर्मूला कि आभासी धारा बराबर शिखर धारा बटा √2 होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है अगला कि आभासी धारा है, तो आभासी धारा बराबर शिखर धारा बटा √2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। 24 में दिया है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो ट्रांसफार्मर का रिलेशन है वोल्टेज से। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो ये वोल्टेज बढ़ाएंगे या नहीं तो वोल्टेज को घटाएंगे। अब यहाँ पर अपचाई दिया है तो अपचाई वाला आपका घटाता है, और एक और होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है वो धारा के मान को बढ़ाता है, धारा नहीं वोल्ट के मान को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर, क्योंकि ये वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उनमें ऑप्शन दिया है आपका इसका कि अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, एकदम वर्टिकल होता है, इसका भी होता है, लेकिन जो वक्रता त्रिज्या है वो कहाँ मिलेगा इसका, तो अनंत पर मिलेगा। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, अनंत पे होती है। इन्फिनिटी का साइन है अनंत का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 4 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक है, अब डायोप्टर दिया है। अब यहाँ पर जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पावर दिया है। ठीक है, यहाँ लेंस का पावर दिया है कि P बराबर है 4 डायोप्टर। ठीक है, तो हमें F चाहिए, F बराबर वाट। तो फार्मूला होता है P बराबर 1/F। ठीक है, और ये कब लागू होगा, तो इन मीटर, जब मीटर में दिया हो तो यूज करेंगे। सेंटीमीटर में यहाँ पर 1 के जगह पर 100 लिख देंगे। ठीक है, तो P बराबर 1/F, हमें F चाहिए, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। तो 1 बटा P का मान पावर 4 है, P पावर यहाँ पर दिया है 4 है, तो 1/4 भाग दे दीजिए, 0.25 मीटर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 0.25 सेंटीमीटर है, दूसरा ऑप्शन 0.25 मीटर है। ठीक है, तो 0.25 दे के हड़बड़ी में नहीं आपको ये नंबर ट्रिक कर देना है, ध्यान से देखना है, मात्रक भी चेक करना है, नहीं तो हड़बड़ी में आपका गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर मीटर है जो ऑप्शन नंबर बी लेके आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कांच का क्रांतिक कोण है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 48 डिग्री, 42 डिग्री। तो कांच का जो क्रांतिक कोण है वो लगभग 42 डिग्री होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए, अब छोटे क्लास में भी आप 10th क्लास में पढ़े हैं, यहाँ भी आपको ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश से रिलेशन। तो अगर व्यक्ति स्वस्थ हो, उसको कोई बीमारी नहीं हो आँख से रिलेटेड, तो उसकी जो न्यूनतम यानी कि सबसे नज़दीक साफ साफ देखने की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम जो दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ई से और वोल्ट को बी से। तो
तो इसको ईवी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना लिख के कहीं कहीं पर ईवी भी लिख सकता है। तो ये ऊर्जा का एक बड़े पैमाने का मात्रक है। जब बड़ी मात्रा में एनर्जी को मापना होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा का ये मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा में क्या होता है कि सौर ऊर्जा में हाइड्रोजन नाभिक जो है, ठीक है, वह संलयित हो जाता है हीलियम में, यानी कि संलयन होता है, जुड़ता है। तो सूर्य में जो एनर्जी का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे कि आवेश रहित कण है, किस कण पर कोई चार्ज नहीं है। तो अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आवेश रहित जो कण है वह फोटॉन है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे कि बीटा किरणें होती है। तो सबसे पहले आपने बीटा का नेचर अभी चेक किया कि जो बीटा का जो नेचर है वो निगेटिव नेचर का है, ठीक है, कि बीटा निगेटिव होता है। तो प्रोटॉन देख लीजिए, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो बीटा किरणें होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, ठीक है। यूरेनियम को जब ब्रेक किया जाता है ना तो उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो रिएक्टर ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैडमियम की छड़ नाभिकीय रिएक्टर में, याद रखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम क्या होता है? तो कैडमियम एक ऐसा छड़ है जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन को मंदित या मंद कर देता है, उसको धीमा कर देता है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से जो अभिक्रिया है वो नियंत्रित हो जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ यानी कि न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। 35 नंबर है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने आरंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते, देखिए ये डिफिनीशन है, ठीक है। और किस चीज़ का डिफिनीशन है? कह क्या रहा है कि कोई राशि मान लीजिए कि 1 kg का है और 1 kg का है तो उसको क्षय होने में कितना समय लगेगा, कितने समय में वो आधा हो जाता है। तो जितने समय में वो आधा हो जाएगा, परिमाण का आधा, 1 kg है तो आधा हो गया, तो आधा यानी 500 ग्राम हो गया। तो 500 ग्राम होने में जितना समय लगा उस समय को क्या कहेंगे? तो उस समय को अर्धायु कहा जाता है, हाफ लाइफ, ठीक है, उसको कहेंगे अर्धायु। देखिए बी नंबर अर्धायु है, इसको अंग्रेजी में हाफ लाइफ भी कहा जाता है और इसको T1/2 लिखा जाता है। तो ये अब लघुत्तरीय में भी पूछ सकता है कि अर्धायु किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन समझिए कि परिभाषा है अर्धायु का, कि जितने समय में कोई पदार्थ अपने आरंभिक द्रव्यमान का आधा हो जाता है उसको हम अर्धायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1 AMU बराबर है, कि 1 AMU किसके बराबर है? AMU क्या है? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, ठीक है। यहाँ पर AMU क्या है? तो A से हो गया आपका एटॉमिक, M से हो गया मास ऑफ और U से हो गया यूनिट, ठीक है। यानी कि नाभि का द्रव्यमान जो है वह AMU में मापा जाता है। तो 1 AMU किसके बराबर होता है? तो यह होता है 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, कितना होता है? ऑप्शन दिया है A+Z, A-Z, Z+A/2 और डी नंबर दिया है Z दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है
परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन से, परमाणु द्रव्यमान को ए से माइनस और परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट किया जाता है। तो एन बराबर निकल के आ गया ए माइनस जेड। ठीक है, ए माइनस जेड निकल के आ गया। तो इसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि इससे और भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है और वो तत्व कोई भी हो, जैसे मान लीजिए हमने एक्स लिख दिया, एक्स एक तत्व है, तो इसमें इसकी परमाणु संख्या 5 दिया है और इसका एटॉमिक वेट 12 दिया है। ठीक है, परमाणु संख्या 5 दिया है और एटॉमिक वेट 12 दिया है। पूछ दिया है हमसे कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बताइए। तो अभी आपने देखा न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर a माइनस जेड। तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है, तो परमाणु द्रव्यमान इसका 12 है, तो 12 माइनस, और परमाणु संख्या कितनी है, तो 5 है, तो 12 माइनस 5 बराबर 7। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है, पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं वो धनावेशित होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। और जो एन टाइप के, देखिए पी टाइप्स के जो अर्धचालक होगा उसका नेचर होगा पॉजिटिव, और एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं वह होते हैं नेगेटिव नेचर के। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक किस नेचर के होते हैं, तो पी टाइप के अर्धचालक पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे कि द्विआधारी संख्या 10012, या इसको ये 2 लगा है तो इसको बोले ये द्विआधारी है, यहाँ 10 लगा होता है तो दाशमिक हो जाता। ठीक है, तो द्विआधारी है कि दाशमिक संख्या, इसका दाशमिक में चेंज करना है। तो देखिए इसको दाशमिक में चेंज करने का तरीका बड़ा ही आसान है। हाँ, एकदम ध्यान से देखेंगे आप कि कैसे इसको हम दाशमिक में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 10012। ठीक है, करना क्या है, तो ये एक उठाइए, ये वाला, तो 1 गुणे 2 लिखिए, और इस 1 के दाहिने साइड कितने अंक है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है, तो यहाँ पावर दे दीजिए 3। ठीक है, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। फिर इस 1 के बाद कौन है, 0 है, तो इस 0 को लिखेंगे, फिर गुने 2 लिखिए। अब 3 लिखा है ना पावर, तो वो कम कर दीजिए, तो कम कर देंगे तो हो जाएगा 2, प्लस फिर इसके बाद क्या है, फिर 0 है, तो 0 गुने 2। ठीक है, पावर 2 है, अब कितना हो जाएगा 1, प्लस फिर लास्ट में क्या बचा, 1 बचा, तो 1 गुने 2 के पावर 1 से कम करिए, तो 1 से कम कितना होगा, 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 1 गुने 2 के पावर 3 हो जाएगा 8। ठीक है, ये 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, ये 0 वाला 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस 1 इंटू 1 1, यानी कि 9, और यहाँ दाशमिक है तो यहाँ 10 लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पी टाइप के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, तो पी टाइप के अर्धचालक में पी आपका पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये आपका पी टाइप का अर्धचालक होता है और इसमें केवल पॉजिटिव प्लस ही है, प्लस आवेश, धनावेश है। तो इसमें क्या होता है, बीवर्स, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, यही जो होल्स हैं वह आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, तो इस होल्स को बीवर कहिए चाहे होल्स कहिए। ठीक है, तो यही जो है चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं पी टाइप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। ठीक है ना, क्षीणता माने यहाँ पर क्षीणता जो है वह संचार से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी सूचना अगर हम प्रेषित करते हैं तो जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उस सूचना की जो प्रवर्ध है, मैग्नीफिकेशन है,
वो धीरे धीरे कम होता है। इसी कम होने को उसके तरंगदैर्घ्य कम होता है, उस कमी को ही क्षीणता कहा जाता है। तो ओम से तो ये तो प्रतिरोध का, ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का, ठीक है। एम्पियर किसका, तो धारा का। वोल्ट किसका, तो विभवांतर का, ठीक है। तो क्षीणता का सही क्षीणता मापने का सही मात्रक जो है यहाँ पर कौन है, तो डेसिबल है। क्षीणता सूचना से, संचार से, ध्वनि से रिलेटेड है, इसका डेसिबल हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि फैक्स का अर्थ है, फुल फॉर्म है। तो अब पहला दिया है फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, दूसरा दिया है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, डी नंबर दिया है फीड ऑटो एक्सचेंज, ठीक है। तो फैक्स का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा फुल फॉर्म फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, ठीक है। फैक्स हो जाएगा आपका फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आयाम मॉड्यूलेशन के सूचकांक का मान है। आयाम मॉड्यूलेशन के सूचकांक का मान कितना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 0, दूसरा दिया है 1 से इन्फिनिटी, तीसरा दिया है 0 से 1 और चौथा दिया है इन्फिनिटी। तो आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। तो रेडियो तरंगे जो हैं वह आयन मंडल से परावर्तित होती है। तो यहाँ पर दिया है आयनोस्फीयर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका आयनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, मॉड्यूलेशन के रूप में, दिष्टकारी के रूप में। तो ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है कि पीएन संधि डायोड का जो इस्तेमाल है एक दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाता है। तो एन प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है फास्फोरस, बोरॉन, एंटीमनी या एल माने एल्यूमिनियम। तो एन प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए सिलिकॉन में एंटीमनी को मिलाकर के बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर को मापेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 1 फैरेड बराबर होता है। ऑप्शन दिया है कि 96,500 कूलम, 96,000 वोल्ट, 96,000 एम्पियर। तो 1 फैरेड आपका बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, सब्जेक्टिव में भी ये आता है आपका। और ये जो दिए थे वो किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ या किरचॉफ ऐसे करके मिलता है आपका। तो किरचॉफ जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में कहा था। इसको हम लोग समझेंगे कि ये देखिए यहाँ से कोई धारा जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है और इधर से एक और धारा जा रही है, ठीक है। और यहाँ ये दोनों का कट पॉइंट हो गया, तो इसको हमने मान लिया P। अब यहाँ देखिए ये I1 ये बिंदु की तरफ जा रही है, इसका नाम हमने रख दिया I2। ये भी बिंदु की तरफ जा रहा है, इसका नाम हम रख दिया I3। ये बिंदु से दूर जा रहा है, इसका नाम हम रख दिया I4। ये बिंदु से दूर जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि I1 बराबर है I3 के। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही तार से धारा प्रवाहित हो रहा है। उसी प्रकार I2 बराबर है किसके, तो I4 के बराबर, ये सेम धारा है। साथ ही किरचॉफ ने क्या किया कि जो आपका P की तरफ जा रहा था उसको पॉजिटिव माना और जो P से दूर जा रहा था उसको निगेटिव माना। किरचॉफ ने
जो बिंदु की तरफ, जो धारा बिंदु की तरफ जा रहा था उसको पॉजिटिव माना है, और जो धारा बिंदु से दूर जा रहा है उसको निगेटिव माना है किरचॉफ ने। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जब सभी धाराओं को जब आप ऐड करिएगा तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ठीक है, सभी धारा को हम ऐड करते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बदले में आप कितना लिख सकते हैं, I3 के बदले में यहाँ पर I1 लिख सकते हैं, प्लस I4 के बदले में यहाँ देखिए, ठीक है, I4 के बदले में I2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखिए जो I3 है, ठीक है, तो यहाँ पर अब I1 हमने कन्वर्ट किया है, तो I3 बिंदु से दूर जा रहा है। I3 यहाँ देखिए, I3 बिंदु से दूर जा रहा है तो इसका मान हो जाएगा निगेटिव, तो I1। उसी प्रकार जो I2 है वो I4 है यहाँ पर, तो I4 भी बिंदु से दूर जा रहा है तो इसका मान हो जाएगा निगेटिव, तो यानी कि I2 हो गया निगेटिव। तो I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग दीर्घ में इसको पढ़ेंगे और डिटेल से, हम लोग शॉर्टकट बता दिए इसको आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह कितना होता है, तो 0 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे कि विभव प्रवणता बराबर है। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर है। विभव प्रवणता किसके बराबर है, अब यहाँ पर दिया है कि विभव जो प्रवणता है दूरी बदलने के साथ, दूरी बदलने के साथ विभव में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर विभव चेंज होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो चेंज को हम स्मॉल डी से, किसके अकॉर्डिंग, तो डिस्टेंस, यहाँ पर x डिस्टेंस है और ये d चेंज को दिखा रहा है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, d जो है वह यूज किया जाता है किसके लिए, तो स्मॉलेस्ट चेंज के लिए। जब काफ़ी छोटे से छोटे परिवर्तन को दिखाना हो तो वहाँ पर हम डी का इस्तेमाल करते हैं, या इसको अवकलज हम बोलते हैं, अवकलज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ वोल्टेज, ये वोल्टेज चेंज हुआ किसके सापेक्ष, डिस्टेंस के सापेक्ष चेंज हुआ, तो विभव प्रवणता आपका निकल के आ जाएगा dV/dx। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रहने देंगे, और अगले सेशन में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर आपका सेट 2 सेट 3 ऐसे करके चलेगा।